नमस्कार। 23 की तकरार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। विधानसभा चुनाव 2023 की हम बात कर रहे हैं और इसी को लेकर हम आपके बीच आए हैं बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में, जिसका नाम है 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराएंगे जो सियासी गलियारों में चर्चाओं में रही है और किसी न किसी रूप में चुनाव में भी असर डालेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी की तारीफ की है। इससे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी थी। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि एक नौजवान इस मौसम में 3000 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो हम इसकी प्रशंसा ही करेंगे। सोशल मीडिया पर चंपत राय के इस बयान पर खासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सियासी गलियारों पर चंपत राय के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इन बयानों ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी के उस बयान को भी याद दिला दिया, जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु बताया था। मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। श्री राहुल जी एंड जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से, जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और चलिए अब आपको बयान भी सुना देते हैं राहुल गांधी का, जिसमें वो बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु बता रहे हैं। और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद। देखिए, सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को हम ना समझ लें, और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी चुनाव शाखा, जहां मौजूद है हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी हमने दर्शकों को राहुल गांधी का भी वो बयान सुनाया और इससे पहले जो प्रशंसा की है, चाहे चंपत राय हो, चाहे मुख्य पुजारी हो, मसला ये नहीं है कि प्रशंसा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हो रही है, प्रशंसा कौन कर रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक, कई बार सियासत में आप अपने प्रतिद्वंदी की बुराई करके वो हासिल नहीं कर सकते जो उसकी तारीफ करके हासिल कर सकते हैं। तो आरएसएस इसी प्रयास में है। देखिए, आप पूरी यात्रा पर नजर डालिए, भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र तक तो बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के आए, लेकिन महाराष्ट्र में जब उन्होंने सावरकर को छेड़ा और उसी समय आरएसएस की भी पर भी कई आरोप लगाए, लेकिन आरएसएस की तरफ से कोई बयान आया नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश क्रॉस हो गया, राजस्थान क्रॉस हो गया, हरियाणा, और फिर दिल्ली में भी उन्होंने
आरएसएस को जब देखा आरएसएस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है तो फिर उन्होंने आरएसएस को छेड़ा और अपना गुरु तक बता दिया उसको। उसके बाद अब एक पहला बयान आया आरएसएस की तरफ से, कह सकते हैं वो भी सीधे सीधे नहीं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने जो कहा और राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ की, तो आरएसएस इस ट्रैप में फंस नहीं रही है। राहुल गांधी चाहते थे कि आरएसएस की तरफ से बयानबाजी हो। देखिए आरएसएस का जिस तरह का संगठन है वो उसका राजनीति से सीधा सीधा कोई लेना देना होता नहीं है और वो इस तरह की बयानबाजी में फंसती नहीं है और इस बार भी नहीं फंस रही है। और राहुल गांधी की कोशिश है कि आरएसएस के साथ अगर वो उनकी बयानबाजी शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, तो इस यात्रा को हाइप मिलेगा और वो चर्चा में आएगी। लेकिन आरएसएस ने एक तरह से इस रणनीति को समझा है और वो राहुल गांधी के कद को बड़ा होने देना नहीं चाहती, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये बहस छिड़ेगी तो कहीं ना कहीं बहुत सी बातें उठेंगी और राहुल गांधी इसका फायदा उठा ले जा सकते हैं। तो इस तरह से उनके बयान को देखना चाहिए कि आरएसएस पूरी तरह समझ चुकी है कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है। और बीजेपी की तरफ से भी आपने देखा होगा कि जैसे अभी चंपत राय भी बोल रहे थे, ना तो पीएम ने कोई इस यात्रा की बुराई की है और ना ही संघ ने की है बुराई। तो ये इस पूरी रणनीति को समझिए आप कि राहुल गांधी एक तरफ उकसाकर कुछ बहस छेड़ना चाहते हैं ताकि अब 30 जनवरी तक यात्रा है, ये यात्रा मीडिया में छाए या बयानबाजी हो तो बहुत सी चीज़ें निकले। और संघ की जो ये तथाकथित तारीफ है उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि वो उलझना नहीं चाहती इस मसले पर ताकि राहुल गांधी को कोई फायदा मिले। जी, तो हम क्या मानकर चलें शैलेंद्र जी कि आने वाले वक्त में कुछ और टिप्पणियां राहुल गांधी के इस यात्रा को लेकर होगी, और वो किसकी तरफ से होगी? क्योंकि इंतजार किया जा रहा है, हो सकता है मोहन भागवत ने तो अभी तक कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो इस पर कुछ टिप्पणी करें, या बीजेपी के ही कोई बड़े केंद्रीय मंत्री हो चाहे वो इस पर टिप्पणी करें। क्या आने वाले वक्त में और इस तरह की कुछ प्रशंसा या कुछ और टिप्पणियां बीजेपी और संघ की तरफ से होगी? देखिए, यात्रा में जो हासिल होगा राहुल गांधी को कहीं ना कहीं वो इस चर्चा से या इस बहसबाजी से ही निकल कर आएगा। और राहुल गांधी ने जो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की है इस यात्रा में, मोहब्बत वर्सेस नफरत की, वो हमेशा कहते रहे हैं यात्रा में कि ये मोहब्बत की यात्रा है और ये नफरत के खिलाफ है। तो दूसरी तरफ वो एक सेट कर देना चाहते हैं कि वो नफरत की पार्टी है और हम मोहब्बत की पार्टी है। इसलिए भी बीजेपी हमेशा बचती रही, क्योंकि एक नैरेटिव उन्होंने सेट किया है कि मैं मोहब्बत जोड़ने निकला हूँ, मोहब्बत हमारी तरफ से मोहब्बत का पैगाम है और उस तरफ से नफरत का पैगाम है। तो अगर ये लड़ाई छिड़ती है, बहसबाजी तीखी होती है, तो कहीं ना कहीं से वो एक एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये मोहब्बत वर्सेस नफरत। और मोदी को जिस मुद्दे पर ये घेरना चाहती है कांग्रेस हमेशा से, हर नेता जो बयान जो एक उनकी जो तानाशाही का जो आरोप है उन पे और इस तरीके की जो भी आरोप हैं वो एस्टेब्लिश ना हो पाए, बीजेपी की ये कोशिश है। इसलिए भी ये चुप्पी है बीजेपी की तरफ से भी और आरएसएस की तरफ से भी, क्योंकि अगर ये बहस छिड़ेगी तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के पक्ष में जाएगी। और राहुल गांधी, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सियासत में कभी कभी आप आरोप न लगाकर चुप रहकर फायदा उठा सकते हैं या अपने प्रतिद्वंदी की बुराई न करके उसकी तारीफ करके वो हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। जी, चलिए, बहुत आपने बखूबी इस ढंग से समझाया है इस पूरी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। समय समय पर जो टिप्पणियां होती है और जो मकसद राहुल गांधी वो भी पूरा करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी इस बातचीत के लिए और चुनाव शाखा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा का। बूथ बाजा में आज हम आपको लिए चलते हैं कटनी की बहोरीबंद विधानसभा सीट। ग्रामीण परिवेश की इस विधानसभा सीट के अपने सियासी मुद्दे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिलती है। देश की तकरार किसकी सरकार, हम आप पहुंचे हैं बहोरीबंद विधानसभा में और इस बार 2023 का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प रहेगा। आइए हम यहां की जनता से जानेंगे कि 2023 के बारे में उनकी क्या राय है। कटनी की बहोरीबंद विधानसभा सीट, ग्रामीण परिवेश की इस विधानसभा सीट का भाग्य ग्रामीण मतदाता तय करते हैं। इस सीट के अपने सियासी समीकरण हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को बारी बारी से जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। फिलहाल बीजेपी के प्रणय पांडे विधायक हैं, जिन्होंने 2018 में पूर्व विधायक सौरभ सिंह को करीब 16,000 वोटों से हराया था। बीजेपी को भरोसा है कि जनता विकास के नाम पर एक बार फिर भरोसा जताएगी। 2023 को लेकर हमारी तैयारी बिल्कुल पूर्ण है और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव कभी भी आ जाए और किस स्थिति में जब भी जो आती है, हम लोग हर चीज़ के लिए पूरे समय तैयार रहते हैं। नहीं, शिवराज जी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो शिवराज जी के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। 18 साल 17 साल का जो कार्यकाल उनका चल रहा है और उसके बावजूद जन कल्याणकारिणी योजनाएं
वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम कहते हैं यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं अपने साथ में रहते हैं सम्मुख, आप समाज के अंदर किसी से जाके पूछ लीजिए कि किसने कौन सी योजना का लाभ नहीं उठाया। कांग्रेस के पूर्व विधायक सौरभ सिंह लगातार जनता से संपर्क बनाए हुए हैं। अपने पिछले कार्यकाल में हुए कामों और बीजेपी की नाकामियों को गिनाकर जीत का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने बहुत कम समय उनको काम करने को मिला, 15 महीने, और कमलनाथ जी ने उस 15 महीने में जो डिलीवरी की है, जो बातें कही थी, 100 रुपये में 100 यूनिट, हम लोगों ने गौशालाएं खोली हैं, हम लोगों ने जो काम 15 महीने में कर सकते थे, जो सरकार ने 15 साल में नहीं किया, उसका हम लोगों ने ट्रेलर दिखाया। और मैं उम्मीद करता हूँ 2023 में हम लोग अपनी पूरी पिक्चर दिखाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया प्रदेश को काम करने मिलेगा और हम लोग का अच्छा होगा। चलिए, ग्रामीण परिवेश होने के चलते यहाँ ज्यादातर ग्रामीण समस्याएं हैं। ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं, तो कुछ लोग तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अब चुनाव को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं और अपनी बात भी बेबाकी से रख रहे हैं। विधायक हमको ऐसा चाहिए कि जो क्षेत्र का हमारे विकास करे, किसानों को किसी प्रकार से कोई भी प्रकार की मान लो परेशानियां न हो। चाहे अभी तक जो हमारे यहाँ विधायक थे तो उनका हमको तो लाभ मिला नहीं है, यानी कोई भी किसान अभी खुश उतना नहीं है उनसे। विधायक चाहेंगे जो अच्छी सुविधाएं दें, हमारी किसानों की मांग पूरी करवाएं। हम अच्छा चाहिए और कांग्रेस का चाहिए। कुछ नहीं, ये वादा तो इतना कर रहे हैं कि हम तुमको हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, लेकिन साइकिल भी नहीं मिली। प्रत्याशी अपन को अच्छा चाहिए जो लाभ दे चुका है। हमारे विधानसभा में बिलहरी पंचायत चौधरी मोहल्ले में पानी, रोड और बिजली की चाहती है। बहोरी बंद का जितना विकास होना चाहिए था शायद अभी उतना नहीं हुआ है, और ये बात जनता की बातों से झलकती भी है। लेकिन विधायक के अपने दावे हैं और विपक्ष के आरोप भी हैं। लेकिन 2023 में क्या समीकरण बनेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लीलाधर जाटव, बंसल न्यूज, कटनी। चलिए, तो बहोरी बंद की सीट का सियासी इतिहास भी समझ लीजिए। कटनी जिले की अहम विधानसभा सीट है ये, जहां पर 2 लाख मतदाता हैं। 2 लाख मतदाताओं वाली ये सीट है। 2018 में बीजेपी के प्रणय पांडे ने यहां से जीत हासिल की थी और विधायक बने। वहीं पिछले 8 चुनाव में 5 बार कांग्रेस की जीत यहां पर हुई। ग्रामीण परिवेश की यह सीट है जहां 2 लाख मतदाता हैं। हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। 2018 के चुनाव में किसान सियासत का केंद्र रहा था। सरकार बनने और बिगड़ने में किसान फैक्टर अहम रहा था और 23 का सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो आज मुलाकात करिए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह से, जो 2023 चुनाव में खेती किसानी के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे ही जानते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी कर रहा है किसान मोर्चा। वैसे बताइए, किस तरह की तैयारियों में आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर? हमने हमारा संगठनात्मक ढांचा नीचे तक तैयार कर चुके हैं, जिसमें हमारे मंडल और नीचे ग्राम स्तर तक के हमारे संयोजक, सह संयोजक, उनके प्रशिक्षण हमारे निरंतर जारी हैं और हम 1 महीने के अंदर नीचे के सब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हुए, और हमने एक थीम वाक्य बनाया है, रसायन मुक्त खेती और नशा मुक्त ग्राम, और इसको लेकर हम आगे भूमि सुपोषण अभियान और चलो खेत की ओर, जिसमें हमने 75,000 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य लिया था। यहीं ओंकारेश्वर की माटी पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी भाई साहब के सामने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने मुझे गर्व है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 साल का लक्ष्य अभी 3 महीने में ही उसको पूरा कर लिया। और अब आगामी समय में हम 25 लाख नए कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर, और जो 230 विधानसभाओं में 170 विधानसभाएं गांव से होकर निकलती हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की झोली में किसान मोर्चा डालेगा। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी दिल्ली में गर्जना रैली भी हुई, भारतीय किसान संघ जो है वो लगातार विरोध कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी पर भरोसा करता है, और जो भी किसान संगठन इस प्रकार के उनकी यदि बातें निकल के आ रही हैं और जो जायज बातें हैं उनको भी सुनने का काम हम करते हैं। लेकिन कांग्रेस के भ्रम में हमारा किसान को ना तो आने दिया जाएगा और ना आने देंगे। हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है उसका विरोध करेंगे। 23 के चुनाव में किसान कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? किसान सबसे अहम हिस्सा है, हमेशा से अहम हिस्सा रहा है, लेकिन किसान आज
मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में केंद्र बन चुका है और इस बात का हमको गौरव है, क्योंकि मध्य प्रदेश किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश में किसानों के कारण ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 2018 में भी किसानों ने ही परिवर्तन लाया था। हमने बताया कि खोटी चवन्नी बार बार नहीं चलती, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी में जो मत के अनुसार तो हम ज़्यादा आए थे, सीटों में 4 सीटों का अंतर आ गया था, लेकिन अब इस प्रकार का कुछ नहीं है। इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। तो ये थे दर्शन सिंह जी, इनका साफ कहना है कि इस बार किसानों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। और चलिए अब चुनावी जायका भी ले लेते हैं। बंसल न्यूज़ ने छिंदवाड़ा की गौरैया सब्जी मंडी में चाय नाश्ते की दुकान पर जाकर लोगों से उनकी राय जानी और चटपटे नाश्ते के साथ चुनावी जायका लिया। नमस्कार, बंसल न्यूज़ के खास सेगमेंट जायका चुनाव का में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय पहुंचे हैं छिंदवाड़ा के गौरैया रोड स्थित सब्जी मंडी पर, जहां पर जायके का स्वाद ले रहे लोग हैं। गरम गरम चीजें यहाँ पर बन रही हैं। बड़े यहाँ के बहुत फेमस है। लगातार यहाँ पर लोगों का आना जाना बना रहता है। गरम ताजे बड़े मिलते हैं। हम पहले बात करते हैं जो लंबे समय से दुकान लगा रहे हैं। कब से आप दुकान लगा रहे हैं? सर अभी यही करीब करीब हो गया मेरे को, कम से कम 20 या 18 साल करीब करीब हो गया यहाँ पर मैं बैठा हूँ। कभी उठ जाता हूँ, कभी बैठ जाता हूँ, तो इस वजह से मैं धंधा अपना चलाते रहता हूँ। कितने बड़े आप बनाते हैं, कितने की दाल आपको लगती है? सर मेरे को करीब करीब फिर 25 से 30 से 35 किलो लग जाती है। कभी 35 किलो लग जाती है, कभी 30 किलो लग जाती है। सर यही है मेरा बस। चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव को लेके क्या सोचते हैं आप? सर ये तो यही है, मालिक जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। अब इसके कारण हाँ, जो अपनी मेहनत अपनी संचय करेगा उसको भाई मिलेगा। और सबको भगवान अच्छा रखे, सब अपना ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं जिसको भाई ऊपर वाला जो हाथ देते साथ रख दे, बस उसी का सर है। जो मेहनत करेगा ऊपर वाला उसको रिजल्ट देगा। हमारे साथ और भी साथी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और लोगों में उत्सुकता है। चुनाव को लेके आप क्या सोचते हैं? जो अच्छे अच्छे काम करेगा, जो आगे हो, उसको अच्छा प्रस्ताव मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा उस आदमी को। जो अच्छा काम करेगा शहर के लिए, अपने शहर जिला वासियों के लिए, गरीबों की साथ देगा, गरीबों की जो मदद करेगा उनका लोग साथ देंगे। चुनाव नजदीक है, युवाओं को लेकर चुनाव में आप क्या सोचते हैं? युवाओं को लेकर यहाँ पर अभी तक बेरोजगारी खत्म ही नहीं हुई है छिंदवाड़ा जिले में, या मध्य प्रदेश कह लो। बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है न युवा लड़के। सब्जी मंडी का इलाका है, किसान लोग आते हैं, क्या क्या समस्याएं होती है? चुनाव को लेके वे क्या सोचते हैं? मंडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे रोड को लेके, परिवहन, पार्किंग, और मतलब सड़कें इतनी खराब हैं। रोज सुबह मतलब समझ लो कीचड़ हो जाता है, गाड़ियों का रश रहता है, ट्रैफिक पूरा टाइम रहता है। इस चीज को लेकर कोई ध्यान नहीं देता। और भी युवा साथी हैं भैया, आप जायके का भी नाश्ता भी कर रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या सोचते हैं? आने वाले चुनाव को लेकर क्या आपके नजरिया है? देखिए आने वाले चुनाव में तो हमारा ये है कि अगर जो हमारे शहर का विकास जो करेगा उनके हित अपन है। अभी हम लोगों ने काफी लोगों से चर्चा की, युवाओं से भी, बुजुर्गों से भी बातचीत की, चुनाव के बारे में उनका नजरिया जाना कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे कितने उत्सुक है। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए गरम गरम चुनाव के जायके के साथ। छिंदवाड़ा से अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज। और अब वक्त है जन का मन टटोलने का। बंसल न्यूज ने महाकाल की नगरी उज्जैन में जाना लोगों की क्या राय है, साथ ही जाना कि वो 2023 के चुनाव में किस नजरिए से देखते हैं। सरकार जो भी आए, महिलाओं के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जो आजकल बच्चियों के संग गलत हो रहा है, लेडीजों के संग हो रहा है, उसके लिए सख्त कानून बनाया है। बिजली का बिल है, गैस की टंकी है, तेल है, शक्कर है, इससे आम जनता परेशान है। बीजेपी काम अच्छा करती है, बाकी महंगाई पे उनका कोई काबू नहीं हो रहा। ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो बीजेपी कर रही है काम, तो सफाई वगैरह अच्छी हो रही है हमारे एरिया में, गाड़ियाँ आती है कचरे की टाइम पे, सारा काम हो रहा है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए हैं तो 1000% तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से मध्य बनने वाली है।
जैसे बेरोजगारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह ओपन होना चाहिए, इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन होना चाहिए, न्यू डेवलपमेंट होना चाहिए, बट न्यू डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मंदिर बन रहे हैं बट इंडस्ट्रीज बनना चाहिए, इंडस्ट्रीज एरिया होना चाहिए। चलिए इसी के साथ हमारे खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।